Hello guys. Today we are going to discuss important articles of The Hindu dated 11 April 2024. In this video, I am going to talk about electoral bonds and other important articles that are mentioned in the editorial section, and I am going to analyze and discuss some of the topic from it. So let's not waste our time and get started. So पहली चीज, आप लोग जब अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होगे तो आप लोगों ने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इस समय काफी टॉपिक ट्रेंडिंग पे है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्यों ट्रेंडिंग पे हैं और इनकी क्या पॉजिटिव साइड और क्या इनके नेगेटिव साइड है। सो चलिए देखते हैं क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, किसी तरीके का पैसा होते हैं या फिर क्या होते हैं, किसी तरीके से बॉन्ड होते हैं। जी हाँ, एक तरीके का कह सकते हैं प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जैसे मान के चलिए मुझे किसी को कुछ सामान लेना है तो उसके बदले मैं उसको क्या करूंगा, करेंसी दूंगा, मतलब पैसा दूंगा। बट अगर मान लीजिए मुझे यही अपनी फंडिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी को देनी है तो मैं इस चीज का यूज करूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। अब चलिए आइए देखते हैं कैसे इनका यूज करा जाता है। जैसे मान के चलिए मैं हूं यहाँ पे डोनर, ओके, मुझे कुछ पैसा देना है अपनी किसी भी फेवर पॉलिटिकल पार्टी को, है ना। और ये मान लीजिए मेरी है कोई भी पार्टी, इसका हम लोग रैंडम साइन उठाते हैं। साइन में आप मान सकते हैं, ले सकते हैं ये चिड़ी का एक का, ठीक है। मुझे मान लीजिए इस पार्टी को क्या देना है, कुछ फंडिंग देनी है, पैसे देने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहला मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट जाऊं किसी लोकल एमएलए एमपी के पास जाऊं और उसको पैसे दे दूं। बट उसमें क्या होगा, जो अदर पार्टीज के एमपी एंड एमएलए होंगे और जो उनके समर्थक होंगे वो मुझे पहचान जाएंगे। वो मुझे देख लेंगे कि देखो ये पर्टिकुलर पार्टी को फेवर कर रहा है, उन्हें पैसा दे रहा है बट मुझे नहीं दे रहा। तो फिर क्या होगा, बाद में मुझे डराया जाएगा, कुछ भी धमकाया जाएगा, ठीक है। तो ये सोच करके 2017 में लाया गया था क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, आपकी एक बैंक खुलती है जिसका नाम है एसबीआई, और सिर्फ ये यही पर्टिकुलर बैंक है जो आपको क्या करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है। बाकी कोई भी बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं इशू कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपका जब लाया गया था 2017 के बजट में बाय अरुण जेटली सर, तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को ही कहा था। तो इसमें देखिए क्या होता है, मैं मान लीजिए डोनर हूं और मेरा अकाउंट है किसमें, एसबीआई में। तो मान लीजिए मुझे 100 रुपए इस पार्टी को देने हैं और मैं चाहता हूं मेरा नाम ना है और ये पार्टी को भी ना पता चले कि पैसा कहां से आया है। ओके, सो बोथ आर गोइंग टू बी व्हाट, इन इनकॉग्निटो मोड कह सकते हो आप लोग। तो मान के चलिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपए है मेरे पास, मैं एसबीआई के पास जाता हूं, मैंने कहा एसबीआई मुझे 100 रुपए का एक इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। एसबीआई ये ठीक है ले जाओ, ठीक है। एसबीआई ने मुझे क्या करा, इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। अब बॉन्ड मेरे पास था, मैं क्या करूंगा, मैंने वो बॉन्ड लिया इलेक्टोरल बॉन्ड और जाके कहां पे दे दिया, वहां पे पर्टिकुलर पार्टी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या जो भी उनका इन सब चीजों को देखता है। अब वो पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड कलेक्ट करे और फिर वो कलेक्ट करके कहां गई, अपने अकाउंट में जो कि किसके पास है, एसबीआई के पास। और एसबीआई फिर क्या करेगी, जो 100 रुपए है वो इस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। समझ में आया। अब इसमें क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि पैसा कहां से आया और किसने दिया, ठीक है। अब इस पे क्या कहते हैं, ये ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों चल रहा है। अब हाँ, ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपका हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड का सिंपल सा फंडा, ठीक है। अब कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स जान लेते हैं। पहली चीज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आया था। एसबीआई सिर्फ इशू कर सकती है और वो भी किसके मल्टीपल्स में, ₹1000 के मल्टीपल में हो गया, 10,000 के मल्टीपल में हो गया और फिर 1 लाख के मल्टीपल में हो गया, फिर 1 करोड़ के मल्टीपल में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या आते हैं, कहां से बाय कर सकते हैं, एसबीआई से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग चलते हैं इसके बाद कि अब एक आपका आर्टिकल निकला हुआ है पेंडोरास बॉक्स, ओके। अगर आप द हिंदू आज का देखेंगे तो उसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड हेडिंग है, तो उसमें इन लोगों ने कहा है इसको पेंडोरा बॉक्स, ओके, पेंडोरास बॉक्स। अभी पेंडोरा बॉक्स क्या होता है, पेंडोरा बॉक्स मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई भी बॉक्स बाहर से खूबसूरत लग रहा है और जैसे ही तुम उसे खोलते हो तो अंदर से क्या होता है, सांप निकल आता है या कुछ भी डेडलीस्ट क्रिएचर निकल आता है। ये ग्रीक मैथोलॉजी से लिया हुआ है। सो इसीलिए इनको कहा गया है क्या, पेंडोरा बॉक्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में जितना इन लोगों ने खरीदना चालू करा तो फिर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा समझ निकल करके आया कि इससे तो स्कैम भी हो सकते हैं, इससे तो फ्रॉड भी हो सकते हैं, इससे तो टैक्स इवेशन भी हो सकता है। कैसे समझ में आया, चलिए आइए वो देखते हैं। पहली चीज आपको समझ में आ गया इसके पॉजिटिव साइड्स क्या क्या है और कैसे काम करता है। पॉजिटिव साइड क्या क्या है, किसी को पता नहीं चलेगा फंडिंग कहां से आई। पहली बात तो क्या होता है, यूजर क्या होता है, इनकॉग्निटो मोड में होता है। दूसरा लोग क्या ले सकते हैं कि ये एक तो डिजिटल होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, डिजिटल हुआ। अब आता है इसके नेगेटिव बारे में। पहली चीज तो इससे टैक्स इवेशन हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, ओके।
मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि मेरी फेवर में वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी। समझ में आया आप लोगों को? तो उसको एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा टर्म दिया है, क्विड प्रो क्यू। ओके, क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पार्टी को फेवर कर रहा हूं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, तो क्या होगा, वो पार्टी भी मुझे फ्यूचर में सपोर्ट करेगी। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तो अब ये ट्रेंडिंग में क्यों है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्यों ट्रेंडिंग में है। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। 2017-18 में लोग जब भी लाए थे, बाय अरुण जेटली सर ने इंट्रोड्यूस करा था इन्हें, और मैंने बता दी कौन सी मिनिस्ट्री ने, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड फाइनेंसेस ने। तो अभी क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिसेंटली 15 फरवरी 2024 को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कह करके कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्यों? क्योंकि ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है, और प्लस इससे आपका क्या होगा, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो को अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग देखिए तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, बट सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। ठीक है, तो अब इसी ने इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां पे आ जाता है तो फिर सारी जितने भी भारत की संविधान है, जितना भी सब है, वो सारा इंटरप्रिटेशन उसी का काम होता है। तो अब उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज करा एसबीआई को, बेटा अब बहुत हो गया। अब जितने भी डोनर ने जिस भी पार्टी को दिया था, चुपचाप डाटा हैंड ओवर कर दो किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और एक डेट भी दी, और वो डेट है 6 मार्च। 6 मार्च को एसबीआई को डेडलाइन दी कि चुपचाप जाके डाटा अपना सारा किसको दे दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दो, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पब्लिश कर सके अपनी वेबसाइट पे 13 मार्च तक का। बट एसबीआई ने कहा क्या कि मुझे थोड़ा और समय दो, है ना, क्योंकि हमारे पास थोड़ा भी बिजी है हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है। तो एसबीआई को जमा करना पड़ गया। और फिर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ, और मैं मेंशन भी कर दूंगा नीचे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे, पीडीएफ में, कि कितनी फंडिंग किस पॉलिटिकल पार्टी को गई है। तो आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर आप लोग ज्यादा एक्साइटेड है तो अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो हो गया ट्रेंडिंग में बात हो गई, अब पूरा आर्टिकल इसी से भरा पड़ा है। 2-3 चीजें हम लोग और देखेंगे कि क्यों ये, तो इसमें एक चीज और आप देखना चाहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज इसमें, यहां पे आप देखेंगे अप्रॉक्स ₹10,000 करोड़ दिए गए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड कितना पैसा है भारत में, है ना, कितना पैसा है भारत में। देखो 10,000 रुपए करोड़, आई थिंक 9,000 कुछ समथिंग है, बट आई एम राउंडिंग ऑफ टू दैट क्योंकि मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद है। 10,000 करोड़ मैंने पढ़ा था, 10,000 करोड़ थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग से रिसीव हुए पॉलिटिकल पार्टीज को। ओके, तो देखिए भारत में कितना पैसा है। तो अब हम लोग चलते हैं कि कंपनीज ने दिए हैं, तो अब इन पे रिसर्च कर रहा है द हिंदू। अब वो क्या कह रहा है कि पहली चीज, ये उन कंपनीज ने दिए हैं जो कि 3 साल भी उनको नहीं हुए हैं, 3 इयर्स भी नहीं हुए हैं, और प्लस वो कंपनीज किसमें है, या तो लॉस में है, या तो उनका इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि वो क्या करें, फंडिंग दे पाए, या तो फिर वो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। तो ये पैसा आया कहां से, लॉस मेकिंग है, लेस देन 3 इयर्स है, 2019 से कोरोना में बनी हुई है, तो ये पैसा आया कहां से। ओके, या तो उन्होंने टैक्स इवेजन करा है कि अपनी बैलेंस शीट दिखा के मेरे पास कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, तब इन्होंने ये काम करा है, या तो फिर क्या ही बताऊं मैं। तो कंपनीज है। और हाँ, ये मैं बता दूं कि जो आपका कंपनीज एक्ट सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में, अगर कोई कंपनी 3 साल से नीचे की बनी हुई है और वो नॉन गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब कोई कंपनी, तो वो कंपनी गवर्नमेंट को फंडिंग या पॉलिटिकल किसी उसका पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है, फिर चाहे वो इलेक्टोरल बॉडी क्यों ना हो। बट यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ, ये जो 3 साल के नीचे वाला था, ये तो आपका क्रिटिसाइज ही हो गया है। ओके, तो चलिए आइए, यही आपका डिस्कशन था। और इसमें ये भी है कि अगर इस सेक्शन का वायलेशन होता है तो आपका क्या होगा, जितने भी सारे उस कंपनी के ऑफिसर हैं उनको 6 महीने की जेल और उतना फाइन देना पड़ जाएगा जितना 5 गुना उन्होंने डोनेशन करी है। ओके, दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल इज इन द ट्रेंडिंग सेक्शन। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस आर्टिकल, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर वन। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। कच्चाथीवू डिमांड्स थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। पहली चीज तो समझते हैं कच्चाथीवू क्या है। कच्चाथीवू एक आपका डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया।
ओके। और उसमें क्या डिस्प्यूट चल रहा है और रिगार्डिंग अभी क्या इसमें डिसीजन हुआ है। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक कलीग को इनवाइट करा है जिनका नाम है पोन राधाकृष्ण। ओके, मिस्टर राधाकृष्ण। और उन्होंने इनवाइट करे हैं कुछ फिशरमैन, मतलब भारत के फिशरमैन को डिस्कस करो और उनकी बात रखो। तो उन फिशरमैन ने कहा है कि तमिल पीपल का कैसे राइट है वहां पे फिशिंग करने का। बेसिकली फिशिंग से रिलेटेड है और उनका कहना ये है कि जो भारत के फिशरमैन वहां फिशिंग करने जाते हैं तो उनको श्रीलंका नेवी जो है वो डेड शॉट कर देती है। ओके, तो अब देखते हैं ये इशू क्यों अराइज हुआ और इसके क्या क्या सॉल्यूशन है। पहली चीज तो इशू तब अराइज हुआ जब आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस से डूब रहा था। ओके, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम हाउ द, तो वहां पे आपको पता है जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पे आपके प्रॉन्स खाए जाते हैं। ओके, हाँ हम लोग क्या नहीं, हम लोग क्या दाल चावल रोटी सब्जी, वहां पे क्या था प्रॉन्स खाए जाते हैं। और आपको पता है प्रॉन्स सबसे बेस्ट क्या होता है, नियर आइलैंड पर की लोकेलिटी होती है। तो वहां पे जितने भी फिशरमैन थे उनको छूट दे दी गई। अब इन लोगों को जब छूट दे दी गई तो ये लोग क्या करते थे, ब्रॉटम ट्रॉलिंग का यूज करते थे। ब्रॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, बड़े बड़े नेट्स होते हैं और इसमें प्रॉन्स तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो उसका सीबेड के स्टोन होते हैं, इंपॉर्टेंट फूड होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो भी इसमें चले आते हैं। जो श्रीलंकन ने क्या करा, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। ओके, 1974 में ये अच्छा खासा खुशी खुशी, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू मना करते हुए भी इंदिरा गांधी जी ने श्रीलंका को दे दिया। ओके, बट लेबर लोग अपने दिल से इसे नहीं दे पाए, लेबर फिशरमैन जो भी थे वो नहीं दे पाए, क्यों? क्योंकि इनकी रोजी रोटी में से डिपेंड करती थी। ये बढ़िया वहां पे गए, इन्होंने हंट करी, फिशरीज लाए, यहाँ पे आकर के बेच दिया। तमिलनाडु के अराउंड में बात कर रहा हूँ। ओके, अब क्या हुआ, श्रीलंकन नेवी जब भी किसी फिशरमैन को ऐसे देखती है तो पहली बात तो उन्हें या तो गोली मार देती है और या तो फिर उन्हें क्या करती है, उठा करके अपने यहाँ ले जाती है। तो अब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या इसमें है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने राधाकृष्णन को कहा है कि इन पे चर्चा करो, इनके साथ बैठ करके चर्चा करो और एक सोल्यूशन निकालो। क्या सोल्यूशन है एडिटर के अकॉर्डिंग? एडिटर कह रहे हैं कि पहली चीज तो, मतलब इन्होंने काफी देखा जाए तो प्रेम से बात करी है। इन्होंने कहा कि जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 3 दिन हमारे फिशरमैन वहां पे फिशरीज कर ले, 3 दिन उनके कर ले, एक दिन छुट्टी मनाए बढ़िया, जाके फिर पाकिस्तान में करें। आखिरी वाला मेरा था पाकिस्तान में करें। तो 3 दिन उन्होंने कहा है, 3 दिन उन्होंने कहा है, और फिर उन्होंने कहा है कि इसे एज ए ब्रिज की तरह देखें। जो आपका पास स्टेट है, आपको पता होगा इंडिया को, भारत के नीचे वाले हिस्से को और श्रीलंका को, ये जो पाक स्टेट वाली लाइन है ये अटैच करती है। इन्होंने कहा है कि इसे एज ए ब्रिज की तरह देखो, ना कि एज ए बैरियर की तरह देखो। मतलब काफी अच्छी बात कही इन्होंने, बट ऐसे हिसाब से चलने लगे तो फिर क्या जरूरत है पुलिस को पिस्तौल रख के चलने की और आर्मी को गन लेके चलने की। ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। बायलैटरल रिलेशंस है मुझे पता है, बट सामने वाली कंट्री को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ओके, ये इनके व्यूज है, इनके अकॉर्डिंग। या तो इन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर लें, जहां पे भी आपका आइलैंड उसको लीज पे ले लें। ओके, लीज पे ले लें, ठीक है। तो ये उन्होंने बात कही है। या तो फिर कही है इस आइलैंड के आसपास 5 नॉटिकल माइल्स तक का हमको यूज करने के लिए दे दो। द थर्ड सेड अबाउट दिस। चलिए आइए अब अगले आर्टिकल पे पढ़ते हैं। द एडवेंट ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टू वन हेल्थ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें अथर क्या कह रहे हैं, इसमें अथर कह रहे हैं कि हम लोग को अब एक हेल्थ देखनी है। ओके, एक हेल्थ देखनी, कहने का क्या मतलब है, सिर्फ एक आदमी की हेल्थ नहीं, सबकी हेल्थ, इंक्लूडिंग एनिमल्स भी हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो कोरोना वायरस था वो एक चमगादड़ के थ्रू आया था, और देखिए उसने क्या हालचाल कर दिए हैं, क्या दिया है और कर दिए थे भी। ओके, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर आपको वन हेल्थ लाना है तो आपको जितनी भी बड़ी बड़ी है, आईसीएमआर हो गई, सीएसआईआर हो गई, और फिर बड़ी बड़ी जितनी भी आपकी भारत की मेडिकल रिसर्च की जितनी भी बड़ी बड़ी आपके सेंटर्स हैं, उनको सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो कुछ इन्होंने 12 सेंटर मेजर करे हैं। ओके, ये आप देख लीजिएगा इन्होंने क्या मेंशन करे, और उन्होंने कहा है कि इन लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि पूछ सकता है कि इस पे इसकी स्टार्टिंग नरेंद्र मोदी जी ने कब करी थी। ओके, तो मैं आपको जानने के लिए बता दूं, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय पीएम मोदी ऑन 11 दिसंबर 2022। ओके, तो इन्होंने यही कहा है कि पहले एनिमल्स को भी देखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को सही कर सकते हैं। मुझे पता है मेरी स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि मुझे सारे आर्टिकल्स विद इन 45 टू 30 मिनट्स कवर करने हैं। इसमें बहुत लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट्स बताऊंगा, वो भी जल्दबाजी से। ओके, क्योंकि मेरे लिए भी समय इस समय काफी कम है। ओके, तो चलिए आइए अब हम लोग लास्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडियन स्टेट। ये तो आजकल का टॉपिक है, शायद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कहा जाता है ना, जिसकी जो भी जैसे करंट सिचुएशन में रह रहा होता है उसे वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ऑन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन स्टेट,
तो पहली चीज तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बताने की बात तो होनी नहीं चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, भारत का हर युवा शायद जानता हो, हर ग्रेजुएट हुआ। तो अब इसमें भी देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो आपकी इंस्टीट्यूट प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है, वो क्या कह रही है कि 3 आदमी को किसी भारत के उठा लो ऑन एन एवरेज, 3 आदमी किसी, उन्होंने सर्वे करा है अपना कि 3 आदमी भारत में से किसी को भी उठा लो, 3 में से 2 युवा ग्रेजुएट आपको अनएम्प्लॉयड मिलेगा बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स। आई थिंक सही कह रही होगी, है ना? तो और इन्होंने डिस्कस करा है इस आर्टिकल में कि कैसे कैसे डिफरेंट स्टेट्स में आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। आपको शायद जान करके हैरानी होगी, सबसे टॉप पे कौन आता है? नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन मैं बताता हूँ आपको। ये भी उन्होंने मेंशन करा क्यों नहीं है, और काफी सॉलिड और वैलिड रीजन है इनका। पहले पे आपका आता है गोवा। ओके, जितने भी आपको टॉप 5 आते हैं वो सारे के सारे रिचेस्ट, या भी कह सकते हैं रिच, ईएसटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ 1 ही पे यूज होता है, इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है ये। ओके, तो टॉप 5 रिच आपके स्टेट हैं भारत के, वो आपके आते हैं किसमें, जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एवरेज से थोड़ा बड़ा है। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि एवरेज क्या लेकर के लिए आया है भारत का, 3.17%। ओके, तो अब इसको देखते हैं। पहला गोवा है, फिर उसके बाद आपका कौन सा है, केरला, हरियाणा, पंजाब। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने शहर की, उत्तर प्रदेश की। क्यों ऐसा क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश ने क्यों यहाँ पे टॉप नहीं मारा है? क्यों नहीं मारा है, मैं बताता हूँ। जितना भी आपका स्टेट अर्बनाइज्ड होगा, मतलब कि उसमें ज्यादा डेवलपमेंट होगी, तो वहां पे क्या होगा, इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आपको पता है एग्रीकल्चर हो गया, और आपका फिशरीज हो गई, क्रॉपिंग में हो गया, फिर आपका डेयरी हो गई, फार्मिंग हो गई। इन्हीं सबसे क्या होता है, उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, क्योंकि ये सेंटर में पड़ जाता है। ओके, और बाकी आपका जो गोवा हो गया, ये आपकी गुजरात हो गया, ये सब आपके क्या है, बिजनेस क्लास वाले स्टेट है। तो इनमें उतना इनफॉर्मल सेक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या है, आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, और यहाँ पे आदमी क्या करता है, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेता है, तो उसको लगता है कि उसका अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम है। तो इसीलिए आपका उत्तर प्रदेश है वो टॉप 5 उसमें नहीं आया है अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में। ओके, एम आई क्लियर? तो आप इस आर्टिकल को एक बार रीड थ्रू भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल क्या कह रहा है। 5 इन्होंने ग्राफ बना करके दिए, हर एक ग्राफ में इन्होंने वही बात कही जो मैंने आपको एक शॉर्ट समरी में दे दी है। आई थिंक मैंने आज के लिए इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स थे वो कर लिए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।